मैं सुजीत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। और आइए चलिए शुरू करते हैं मेरी जीवन यात्रा। हर सुबह मेरे पास अंग्रेजी और तमिल भाषा के अखबारों का बंडल आता था। अपनी विदेशी यात्रा के दौरान मैं भारत के समाचारों से जुड़ा रहता था। मैं ऑनलाइन जाकर विभिन्न समाचारों एवं संपादकों से जुड़ा रहता था। किसी भी तरह की सूचना को उंगली दबाकर झट से हासिल कर लिया जाता था। वैसे इंजीनियरिंग तथा विज्ञान के संबंध होने के कारण मेरे लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन अब आज की जीवन शैली तथा 70 साल पहले की जिंदगी, जो कि दक्षिण भारत के छोटे से शहर से जुड़ी हुई थी, इस अंतर को देखकर अचरज होता है। मेरा जन्म सन 1931 में हुआ था। मैं जब 8 साल का था, दूसरा विश्व युद्ध आरंभ ही हुआ था। ब्रिटेन ने नाजी जर्मनी से युद्ध की घोषणा कर दी थी और भारतीय कांग्रेस के विरोध के बावजूद भारत को ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल होना पड़ा। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों को दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया था। भारत के दक्षिणी कोने में रहने के कारण हम पर इस युद्ध का कोई खास प्रभाव नहीं देखा गया। जैसा कि मैंने पहले भी लिखा था, रामेश्वर 1940 तक एक लुप्त प्राय छोटा सा शहर था, जो कि तीर्थ यात्रियों के आने के बाद प्रसिद्ध हुआ। यह शहर ज्यादातर व्यापारियों और छोटे उद्योगों का शहर था। यह शहर शिव मंदिर के कारण प्रसिद्ध हुआ। वैसे इस शहर में मस्जिद और चर्च भी थे। यहाँ के निवासी शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे थे। अन्य शहरों एवं गांवों की तरह इस शहर में दंगे नहीं भड़कते थे। हमारे शहर में बाहरी जानकारी प्राप्त करने का एक ही साधन अखबार था। अखबारों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन की एजेंसी के द्वारा किया जाता था। जलालुद्दीन की तरह मेरे जीवन पर मेरे इस भाई का भी अच्छा प्रभाव पड़ा था। यद्यपि वो लिख पढ़ सकते थे, परंतु उन्होंने कोई उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की थी और न ही वो जगह जगह यात्रा कर सकते थे। फिर भी उनका मुझसे बहुत स्नेह था। वो मुझे कई कार्यों के लिए प्रेरित करते रहते थे। ये भी कहा जाता है कि वो मेरे लिए ज्ञान का स्रोत थे। ये दोनों व्यक्ति मेरे विचारों एवं ध्येयों को कार्यान्वित करने से पहले ही समझ जाते थे। मेरे विचार में उनका क्षेत्र सिर्फ अपने व्यापार तक ही सीमित नहीं था। वे विस्तृत विश्व की जानकारी रखते थे। शमसुद्दीन की एजेंसी ही रामेश्वर में अखबार बांटती थी। इस शहर में लगभग 1000 शिक्षित व्यक्ति थे। वो उन सबको अखबार बेचते थे। उन अखबारों में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जानकारियां सुर्खियों में दी जाती थी। उन समाचारों को लोग रुचि लेकर पढ़ते थे और उन पर चर्चा भी की जाती थी। इस समाचार पत्रों में युद्ध से जुड़ी खबरें भी छपती थी, जिनमें हिटलर व नाजी सैनिकों का भी विवरण दिया जाता था। इनके अलावा अन्य साधारण समाचार भी छपते थे, जिनमें ज्योतिष से संबंधित विषय या सोने चांदी के भाव छपते थे, जिन्हें पाठकों द्वारा पसंद किया जाता था। तमिल पेपर दिनामणि सबसे चर्चित समाचार पत्र था। रामेश्वर में समाचार पत्रों के पहुंचने का एक अलग ही ढंग था। वे समाचार पत्र रोज सुबह रेलगाड़ी से रामेश्वर स्टेशन पर पहुंच जाते थे। स्टेशन से वे अखबार पाठकों तक भेजे जाते थे। ये शमसुद्दीन का कार्य था, जिसे वो पूरी मेहनत से निभा रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध की रोज की गतिविधियों से हम अवगत हो रहे थे और समाचार पत्रों के वितरण के कार्य ने मेरे जीवन को भी अनोखे ढंग से प्रभावित किया था। युद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न प्रतिबंध तथा खाद्य वस्तुओं पर राशनिंग लगा रखी थी। इस काल को आपातकाल भी कहा जा सकता था, जो कि पूरे देश में लागू था। हमारे बड़े परिवार को भी विभिन्न परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा था। कपड़े, खाने की वस्तुओं आदि का प्रबंध करना भी मुश्किल हो गया था। हमारे परिवार में पिताजी के 5 बेटे व बेटियां थे। इसके अलावा मेरे पिताजी के भाइयों के परिवार के सदस्य भी थे। मेरी दादी तथा मेरी माँ की ये कोशिश होती थी कि किसी तरह से सबको सभी वस्तुएं प्राप्त हों, सबकी ठीक से देख रेख हो और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब युद्ध का प्रभाव हमारे जीवन पे भी पड़ा। शमसुद्दीन एक अच्छी सलाह लेकर आए थे, जिससे मैं प्रसन्न था, उत्साहित हो रहा था। सरकार ने हमारे स्टेशन पर ट्रेन रोकना बंद कर दिया था। हम नगर वासियों के लिए समाचार पत्र प्राप्त करना मुश्किल हो रहा था। अब किस तरह से ये समाचार पत्र प्राप्त किए जाएं ताकि लोगों को अखबार मिल सके, वे रोज की गतिविधियों से अवगत हो सके, ये एक गंभीर विषय था। शमसुद्दीन ने एक सलाह दी, अखबारों के बंडल तैयार रखे जाएं। जब गाड़ी रामेश्वर धनुषकोडी मार्ग पर पहुंचे तो अखबारों के बंडल स्टेशन पर फेंक दिए जाएं। अब मुझे इस कार्य से जोड़ा गया था, जो मेरे लिए अधिक रुचिकर था। मुझे रोज सुबह उन बंडलों को चलती रेलगाड़ी से लेना था
और उन्हें शहर में लोगों में बांटना था। मेरी उत्सुकता की कोई सीमा नहीं थी। मैं केवल 8 वर्ष का था और मैं निश्चित रूप से घर में अपना छोटा सा योगदान दे सकता था। मैं कई दिनों से देख रहा था कि मेरी दादी और माँ की थाली में भोजन धीरे धीरे कम होता जा रहा था, क्योंकि वे अधिकतर भोजन हम सब में बांट देती थी। बच्चों को खाने की वस्तुएं सबसे पहले परोसी जाती थी। मुझे नहीं याद कि किसी भी बच्चों को भूखा रखा जाता था। ज़्यादातर औरतें अपने लिए समझौता कहती थी। मैंने शमशुद्दीन की सलाह उत्साहपूर्वक मान ली। मुझे निश्चित रूप से अपनी नई नौकरी के समय को अपने दिनचर्या के साथ जोड़ना था। मेरी पढ़ाई तथा स्कूल इसी तरह से चलते रहना था, लेकिन अखबार बांटने का काम मेरे अन्य कार्यों के साथ जुड़ गया था। मेरे छोटे भाइयों तथा मेरे चचेरे भाइयों के मुकाबले मेरी रुचि गणित में अधिक थी, इसलिए मेरे पिताजी ने हमारे गणित के अध्यापक के पास मेरे लिए गणित की ट्यूशन पर जाने का इंतज़ाम किया था। हमारे अध्यापक ने हमें हिदायत दी थी कि हम 4 विद्यार्थियों को सुबह नहाकर उनके यहाँ पहुँचना होगा। लगभग 1 साल तक, जब तक मैंने उनसे ट्यूशन ली थी, मैं सुबह सुबह उठकर और नहाकर वहाँ पहुँच जाता था। मेरी माँ मुझे अंधेरे में ही उठा देती थी। वो मुझसे पहले उठती थी और मुझे नहलाकर हमारे अध्यापक के पास भेजती थी। मैं वहाँ 1 घंटे मतलब सुबह 5 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद पास के अरबी स्कूल में कुरान शरीफ सीखता था। मैं कुरान की क्लास के बाद स्टेशन की ओर चला जाता था। वहाँ पहुँचकर मैं उत्सुकता से गाड़ी का इंतज़ार करता था। मैं इधर उधर उछलता हुआ अपनी आंखों व कानों को खोलकर आने वाली रेलगाड़ी का इंतज़ार करता रहता था। अन्य ट्रेनों की तरह वो रेलगाड़ी बहुत कम लेट आती थी। इंजन के धुएं को दूर से देखकर ही मैं सावधान हो जाता था। इंजन के हॉर्न की आवाज़ बहुत तेज से सुनाई देती थी। उस शोर के बाद गाड़ी रामेश्वर स्टेशन से गुजरती थी। मैंने हवा में लहराते हुए उन समाचार पत्र के बंडलों को पकड़ने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोज रखा था। स्टेशन से गुजरते हुए ट्रेन के अंदर से निश्चित समय पर अखबारों के बंडल उछाले जाते थे। इसके बाद ट्रेन बहुत दूर चली जाती थी। शमशुद्दीन के आदमी हाथ हिलाते हुए वहां से गुजर जाते थे। उस समय गाड़ी की रफ्तार कम होती थी। ट्रेन की सीटी की आवाज कम होते ही मेरा काम शुरू हो जाता था। मैं अब उन बंडलों को उठाता था और उन्हें दूरी के हिसाब से बांट लेता था, ताकि उन्हें सुविधा से बांटा जा सके। लगभग 1 घंटे में मैं पूरे रामेश्वर शहर में हर किसी को अखबार बांट देता था। मैं लोगों को उनके द्वारा पढ़े जाने वाले अखबार के नाम से पहचानने लगा था। कुछ लोग उत्सुकता से मेरा इंतजार करते रहते थे। वे मुझे स्नेहपूर्वक बातें करते थे। इसके बाद मैं घर की तरफ आगे बढ़ जाता था। कुछ लोग मुझे जल्दी स्कूल जाने को कहते थे, ताकि मैं स्कूल में लेट न हो जाऊं। मुझे लगता था कि अधिकतर लोगों को 8 साल के हंसमुख लड़के द्वारा अखबार पहुंचाना अच्छा लगता था। हमारा शहर पूर्वी तट पर होने की वजह से मेरे इस काम से वापस लौटने यानी सुबह 8 बजे तक सूरज आकाश में ऊंचाई तक आ जाता था और मैं तब तक घर पहुंच जाता था। मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता बनाकर मेरे लिए इंतज़ार कर रही होती थी। मेरे लिए साधारण सा नाश्ता बनाया जाता था, जिसे वे मुझे देखती थी और भूख की वजह से बड़े स्वाद से मैं इस नाश्ते का आनंद उठाता था। मेरी माँ मेरे सामने बैठकर देखती रहती थी कि मैं पूरी तरह से अपना नाश्ता खत्म करूं और कुछ भी न छोड़ूं, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं होता था। शाम को स्कूल से लौटने के बाद मैं शमशुद्दीन के उन ग्राहकों से पैसे वसूल करता था जिनको अखबार बांटे गए थे। उसके बाद मैं उनसे मिलता था। अब वो अपने हिसाब को मिला लेते थे। शाम को समुद्र के किनारे बैठकर, जहां हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही होती थी, जलालुद्दीन या शमशुद्दीन दिन के अखबार को खोल लेते थे। हम अधिकतर दिनामनी पर चर्चा करते थे। हम में से एक ऊंची आवाज में अखबार पढ़ता था। धीरे धीरे हमारे सामने बाहरी दुनिया का नक्शा आ जाता था। गांधी जी, कांग्रेस, हिटलर, पेरियार, ईवी रामास्वामी की छवि और उनके शब्द इस वातावरण में गूंजने लगते थे। मैं अपनी उंगलियों से उनके संदेशों तथा उन महान पुरुषों की फोटो महसूस करता था और उनके अस्तित्व को अपने बीच में देखता था। मैं सोचता था कि एक दिन मैं मद्रास, बंबई तथा कोलकाता शहरों में जाऊंगा। किसी तरह से अगर मेरी मुलाकात नेहरू व महात्मा गांधी से हो जाए, तब मेरी मनोस्थिति क्या होगी। मेरे मन में आए विचार मेरे साथियों के शोर से समाप्त हो जाते थे। उसके बाद मैं रात के खाने के लिए अपने घर पहुंच जाता था। बाद में मुझे अपने स्कूल का होमवर्क भी करना होता था। 8 वर्ष के एक बच्चे के लिए इससे अधिक हिम्मत नहीं होती थी। रात 9 बजे तक मैं गहरी नींद में सो जाता था, क्योंकि अगले दिन मुझे पढ़ने के अलावा और भी कई काम करने होते थे। ये प्रक्रिया लगभग 1 वर्ष तक चलती रही। मैं अब लंबा तथा भूरे रंग का हो गया था
अब मुझे अंदाजा हो चुका था कि किस तरह से अखबार के बंडलों को उठाकर विभिन्न घरों में जाकर एक निश्चित समय पर अखबार पहुंचाना है। मैं अब शमशुद्दीन के हिसाब को अच्छी तरह से समझ चुका था। मैं अपने दिमाग में हिसाब लगा कर रखता था कि एक दिन में कितने पैसे मिले तथा किन पाठकों से कितना पैसा और लेना बाकी है। अब मुझे एहसास हो गया था कि एक कमाने वाले व्यक्ति की क्या परेशानियां हो सकती हैं। सुबह से ही दिन भर की जिम्मेदारियों के लिए तत्पर रहना पड़ता था। होमवर्क, ट्यूशन, सुबह की इबादत साथ साथ ही जुड़ी हुई थी। लेकिन मद्रास धनुषकोडी मेल मेरे लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। मुझे अपने निश्चित समय व स्थान पर स्टेशन पर पहुंचना पड़ता था ताकि हवा में उछाले गए बंडलों को लपका जा सके। यह मेरा पहला अनुभव था अपनी जिम्मेदारी को निभाने का। अपने दोस्त शमशुद्दीन को दिए गए वचन को निभाने का भी ये एक अच्छा मौका था जिसे मैं पूरी मेहनत से पूरा कर रहा था। मेरे लिए दिन भर की थकान और चिंता का विषय नहीं होती थी। मेरी माँ इस जिम्मेदारी व कार्य से परेशान होकर अक्सर इसकी शिकायत करती थी, परंतु मैं सिर को हिलाकर मुस्कुराकर अपना काम करता रहता था। मैं जानता था कि ये थोड़ी सी कमाई भी हमारे लिए सहायक सिद्ध हो रही थी, लेकिन वे अपने मन में मेरे इस कार्य से प्रभावित थीं और मुझ पर गर्व करती थीं कि मैंने किस तरह से 8 वर्ष की उम्र में घर की आय में योगदान देना आरंभ कर दिया था। ये मेरी प्रेरणा को बढ़ाने वाला था और मैं हंसता हुआ अपने सफर पर अग्रसर रहा।